हेलो एवरीबॉडी। सो लास्ट सेक्शन में हमने एक्ट्स वगैरह अपने ख़त्म कर लिए थे, तो उतना पोर्शन हम यहाँ से डील कर चुके हैं। अभी हम आगे प्रोसीड करेंगे और पुलिस सिस्टम का एवेल्यूशन कैसे हुआ है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप देखोगे 1765 टू 1772 जो है यहाँ पे क्या सिस्टम था। ज़मींदार्स यूज्ड टू मेंटेन स्टाफ इंक्लूडिंग थानेदार फॉर लॉ एंड ऑर्डर। तो ज़मींदार जो थे वो मेंटेन करते थे स्टाफ को, इंक्लूडिंग जिसमें थानेदार होता था फॉर लॉ एंड ऑर्डर के लिए। एंड ज़मींदार्स यूज्ड टू कल्यूड विद डेकॉइट्स एज वेल। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम, कुछ इनफॉर्मल टाइप सिस्टम भी हम कह सकते हैं, वैसा चल रहा था। देन अप टू 1772 1774 में जो है फौजदार सिस्टम आया। यहाँ पे थानास एंड ऑल बने एंड दे वर असिस्टेड बाय ज़मींदार्स। फौजदार्स जो थे वो ज़मींदार्स उनको असिस्ट करते थे। ज़मींदार्स यूज्ड टू असिस्ट फौजदार्स। जो नया सिस्टम आया वो फौजदार्स का था और यहाँ पे ज़मींदार्स असिस्ट कर रहे हैं 1774 में। 75 में थानास आ गए, 75 में थानास। देन 1791 में, तो ये देखो 1765 टू 72 हमने देखा ज़मींदार्स के बाद 72 में ज़मींदार्स असिस्ट कर रहे फौजदार को, 75 में थानास। और 1791 दैट इज़ कॉर्नवालिस के टाइम पे एक मेजर चेंज आया है। ही रिलीव्ड ज़मींदार्स ऑफ दीज लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ जो थी उनसे ज़मींदार्स को रिलीव कर दिए हैं और रेगुलर पुलिस सिस्टम ये लेके आते हैं। तो इसलिए कॉर्नवालिस ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके अंडर जो है मेजर पुलिस रिफॉर्म्स हुए, वो थे कॉर्नवालिस। रेगुलर पुलिस का इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया जहाँ पे एसपी थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी, और थानास अंडर दरोगास। थानास वर रेगुलेटेड अंडर दरोगास वाइल डिस्ट्रिक्ट्स अंडर एसपी दैट इज सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस। तो ये वाला सिस्टम कौन लेके आया? कॉर्नवालिस लेके आए। फिर 1808 में मायो जो थे उन्होंने हर डिवीज़न के लिए एसपीज वो कर दिए डेजिग्नेट। ठीक है, हर डिवीज़न के लिए, एंड इंक्लूड किया उसके अलावा स्पाइस को भी इसके अंडर, इस सिस्टम के अंडर। 1814 में अपॉइंटमेंट ऑफ दरोगा एंड सबॉर्डिनेट्स को अबॉलिश कर दिया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ दरोगा एंड सबॉर्डिनेट्स अबॉलिश कर दिए गए एक्सेप्ट इन बंगाल के अलावा सब जगह दरोगास एंड सबॉर्डिनेट्स आर अबॉलिश्ड। 1828 में एक सेकेंड, विलियम बेंटिक ने जो है क्या किया, तो विलियम बेंटिक ने कलेक्टर को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी। जो पहले एसपी के पास थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब कलेक्टर के पास आ गई। तो ही स्टार्टेड हेडिंग पुलिस सिस्टम, कलेक्टर दैट इज। ठीक है, तो कलेक्टर के ऊपर यहाँ पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई इन 1828 अंडर विलियम बेंटिक। एंड कमिश्नर ऑफ ईच डिवीज़न बना दिया गया किसको? एसपी को। तो एसपी तो अब हर डिवीज़न, अलग अलग डिवीज़न के कमिश्नर बन गए, लेकिन जो हेड कर रहा है पूरी पुलिस को वो कलेक्टर हो गए। ठीक है, इसके बाद 1860 में पुलिस कमीशन बनाई गई। 1860, ठीक है, 1860 से आपको याद आ रहा होगा आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, उसी टाइम पे बना था, तभी पुलिस कमीशन बनी है। ठीक है, और उसमें जो है उस पुलिस कमीशन के अंडर सीबीआई तो सेंटर पे इस्टेब्लिश की गई सीबीआई, और प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश की गई सीआईडी। जो हमारी अभी सीबीआई और सीआईडी है वो कब इस्टेब्लिश हुई? 1860 में ही। सीबीआई अंडर सेंटर और सीआईडी अंडर प्रोविंसेस, मतलब फॉर प्रोविंसेस, प्रोविंशियल लेवल पे। देन इंडियन पुलिस एक्ट आया 1861 में। यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल हेड कर रहे हैं प्रोविंस को, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हेड कर रहे हैं रेंज को, एंड सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस हेड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट को। तो यहाँ पे ये सिस्टम ले आया गया, एंड दैट्स इट। पुलिस सिस्टम का यहाँ तक ही है। ठीक है, ये सब इवोल्यूशंस हुए, और आज अगर हम देख रहे हैं तो उसी लेवल पे हमारा चल रहा है ना। कुछ चेंजेस हुए हैं बट हाँ मेजरली
इसी से गाइडेड है। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 से ही हमारा सिस्टम गाइडेड है। देन तो बस आपको ये याद रखना कब पुलिस कमीशन कब बना, 1860 में। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में आया। उसमें क्या क्या डिविजन्स थे, किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके पास थी। 1828 में विलियम बेंटिक थे, तो उन्होंने किसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी। देन ये पुलिस एवोल्यूशन हमने देख लिया। फिर जुडिशरी में अगर आप देखोगे 1773 में यहाँ से स्टार्ट हुआ। हमने देखा था 1773 एक्ट के अंडर सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था, ये देखो सुप्रीम कोर्ट का एट बंगाल। ठीक है, कहाँ पे, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश किया गया। तो वहीं से फिर स्टार्ट एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है जुडिशरी का। तो यहाँ पे क्या सिस्टम था, इन 1775 में सुप्रीम कोर्ट के अंडर रखा गया सादर निज़ामत अदालत और सादर दीवानी अदालत को। सादर निज़ामत अदालत जो थी वो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत थी, और सादर दीवानी सादर दीवानी के नीचे डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत थी, और सादर निज़ामत के नीचे डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत थी। हाँ, ये जो डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत थी इसको ऐड कर रहे थे कलेक्टर। एंड ये इसको जो है रेगुलेट किया जाता था एज पर पर्सनल लॉ, डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत को। जबकि डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत इसको काजी मुफ्तीज़ एंड ऑल असिस्ट कर रहे थे इंडियन ऑफिसर्स को, और उनके थ्रू इसको रेगुलेट किया जा रहा था, और टू से वर्क इसके अंडर किया जा रहा था इन सब के थ्रू। देन सादर निज़ामत अदालत जो है दैट शिफ्टेड टू कैलकाटा अंडर कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये सादर निज़ामत अदालत जो यहाँ 1775 में थी अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स, ये सादर निज़ामत अदालत कैलकाटा में शिफ्ट कर दी गई अंडर कॉर्नवालिस। एंड डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत जो है ये अबॉलिश कर दी गई, एंड सर्किट कोर्ट्स का सिस्टम लेके आया गया। ठीक है, सर्किट कोर्ट्स यहाँ पे कोर्ट ऑफ अपील फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। तो सिविल और क्रिमिनल एक्ट के लिए दोनों ही उनके लिए जो है कोर्ट ऑफ अपील इस्टेब्लिश किया गया। दैट इज़ उसे जो सिस्टम यहाँ पे ला गया वो था सर्किट कोर्ट्स का। तो यही कॉर्नवालिस के अंडर हो रहा है ये सब। ठीक है, अबॉलिश किया दीवानी फौजदारी को, और सादर निज़ामत अदालत को शिफ्ट कर दिया कलकत्ता में। और यहाँ पे ग्रेडेशन ऑफ सिविल कोर्ट सिस्टम था, दैट इज़ हायर से लोअर जाते जाते ऐसे ग्रेडेशन ऑफ सिविल कोर्ट्स। ठीक है, ऐसे 3-4 लेयर्स बनाए गए। देन यहाँ पे सब नहीं बता रही हूँ कि अभी क्या लेवल के 4 कोर्ट्स, बिकॉज आपको पता होंगे वो सब ना। मैं सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ सो दैट आपको ईजी रहे टू मेमोराइज थिंग्स एट वन गो, एंड यू आर नॉट reading the things which are not much important right now for prelims. Okay, so ये हो गया आपका अंडर कॉर्नवालिस के अंडर पुलिस सिस्टम में भी मेजर चेंजेस आया, और जुडिशरी में भी। ठीक है, ग्रेडेशन ऑफ सिविल कोर्ट सिस्टम आया, सर्किट कोर्ट्स एंड ऑल। देन इन 1828 में जो 4 सर्किट कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए थे पहले, दे वर अबॉलिश्ड, एंड इनके फंक्शंस तो जो थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए कलेक्टर को। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अंडर विलियम बेंटिक कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, कलेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पावर मिल रही है अंडर विलियम बेंटिक के अंदर। पुलिस को भी वही ऐड कर रहा है, और जो सर्किट कोर्ट्स थी उनको अबॉलिश करने के बाद जो फंक्शंस हैं वो भी कलेक्टर को ही ट्रांसफ़र कर दिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सादर निज़ामत अदालत और सादर दीवानी अदालत ये यूपी में सेटअप की गई। एंड ये कहा गया कि जो शूटर है वो पर्शियन या वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, तो पर्शियन और वर्नाकुलर। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश रिप्लेस करेगा पर्शियन को। क्या गया, इंग्लिश रिप्लेस करेगा पर्शियन को इन सुप्रीम कोर्ट। 1835 में फिर लॉ कमीशन बना दिया गया, हमने देखा ही था 1835 में। ठीक है, 33 में हमने देखा था कि एक लॉ मेंबर ऐड किया गया था, राइट।
तो उसी के चलते 35 में लॉ कमीशन बना दिया। और हमने ये भी देखा था कि 1853 वाले एक्ट में फिर वो लॉ मेंबर परमानेंट मेंबर बना दिया गया था। देखो यहाँ पे हम देखेंगे कहाँ था, ये 53 एक्ट ये रहा, और यहाँ पे ये लॉ मेंबर बिकेम फुल मेंबर, ठीक है। तो वो 53 में हो गया था और बीच में 35 में बन गई लॉ कमीशन, ठीक है। ओके, देन फर्दर 1865 में आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट एंड सादर अदालत को मर्ज कर दिया गया। दैट इज़ सादर अदालत को ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में ही मर्ज कर दिया, एंड 3 हाई कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए गए। तो अभी किस ईयर में हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए? 1865 में 3 हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए पहली बार। तो सुप्रीम कोर्ट तो इस्टेब्लिश हुआ था 1773 में, राइट, और हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हुए 1865 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे यस 1935 में अंडर 1935 एक्ट फेडरल कोर्ट सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा आई थिंक, बट अगर पूछते हैं 1935 एक्ट के अंदर तो आपको पता होना चाहिए फेडरल कोर्ट, ठीक है। देन दैट्स इट। तो ये आपका जुडिशरी भी ख़त्म हो गया, पुलिस सिस्टम भी ख़त्म हो गया। देन मिलिट्री का हम देख लेते कहाँ से ओरिजिन है। यस 57 में, सो 1857 में सिस्टमेटिक रीऑर्गेनाइजेशन किया गया आर्मी का फर्स्ट टाइम, ठीक है। सिस्टमेटिक रीऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले आप देखो एज सच कुछ भी उस डायरेक्शन में काम हुआ नहीं है मिलिट्री के डायरेक्शन में। बट क्यों 1857 में हुआ आप सोचो, क्योंकि आपको पता है 1857 में रिवॉल्यूशन हुआ था, राइट। तो उसके चल ब्रिटिश जो सरकार थी वो काफ़ी अप्रेंसिव हो गए थे कि हमें अपनी जो पॉलिसी है वो चेंज करने की ज़रूरत है, दैट हाउ वी शुड रूल इंडिया। सो यस, इसलिए उन्होंने 1857 में यहाँ सिस्टमेटिक रीऑर्गेनाइजेशन किया ऑफ आर्मी। 1859 में 1/3 ऑफ वाइट आर्मी, ये कहा गया था 1/3 जो है वो वाइट आर्मी होगी, एंड 1:2 जो है वो बंगाल से, एंड 2:5 बॉम्बे एंड मद्रास से। टिल 1914 एक सेकेंड, ये वाला ये हम बाद में देखते हैं ना। सूबेदार का जो ऑफिस था एक तरीके से वो टिल 1914 तक एग्जिस्ट किया है, ठीक है, 1914 तक। लेकिन आप अगर अभी में मिलिट्री की बात करें तो यस 1/3 वाइट आर्मी होगी एक आ गया, और बाकी जो बची है उसमें से 1:2 बंगाल से, एंड 2:5 बॉम्बे और मद्रास। देन 1879 में आर्मी कमीशन आई। तो आर्मी कमीशन कब आई? 1879 में। और पुलिस कमीशन कब आई थी? ऊपर हमने देखा था 1860 में। आर्मी कमीशन 1879 में, ठीक है। इट एम्फेसाइज्ड ऑन नेटिव्स अगेंस्ट नेटिव्स। तो ये जो आर्मी कमीशन उन्होंने बनाई थी वो क्या, उसका तरीके से एजेंडा क्या था कि नेटिव्स के अगेंस्ट खड़ा करना। फिर 1887 में मार्शल और नॉन मार्शल का कैटेगराइजेशन किया गया अंडर मिलिट्री, कि मार्शल सोल्जर्स ये, नॉन मार्शल ये, तो इस तरीके से। देन 1918 में फिर इंडिया को अलाउ कर दिया गया कमीशन रैंक में जो है इंक्लूड करने के लिए। सो इंडियंस वर अलाउड इन कमीशन रैंक एज वेल। देन यस, इंडिया सैंडहर्स्ट कमेटी बनी, जिसमें कहा गया दैट 50% इंडियनाइज्ड ऑफिसर कार्ड रखा जाएगा। दैट इज़ 50% इंडियन ऑफिसर होंगे इन द
इन द आर्मी। सो इंडियनाइज्ड ऑफिसर कार्ड 50% कंसिस्ट करेगा और ये 1926 में बना इंडियन सैंडलिस्ट कमेटी। तो ये मैंने देखो आपको लग रहा होगा ये मैंने क्या लिखा है। सो जस्ट टू रिमेंबर दैट छेद जैसे 6 से 6 और 2 तो 2, तो छेद को थोड़ा उल्टा करके मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है कईयों को, लेकिन मेरे लिए ये बेस्ट था याद करने के लिए कि हाँ सैंडलिस्ट कमेटी, सैंड में छेद हो गया। सो उससे मुझे 26 याद आएगा और 1926 में ये बनी। अदरवाइज़ ऐसे भी याद रख सकते हैं यार, मतलब ज़रूरी नहीं है ना। आपको अगर अच्छा पकड़ है, आपने अरेंज कर लिया कि कब क्या हो रहा है, तो बस आपको पता है कि 26 में बनी है तो बनी है। देयर इज़ नो नीड टू इवन डू ऑल दिस। ये इनिशियली आपको ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपने बहुत उस लेवल पे थोड़ा मतलब नहीं किया। और कई बार होता है ना, काफ़ी सारे फैक्ट्स होते हैं तो ईजी टू रिमेंबर एज वेल। ठीक है, तो ये सैंडलिस्ट कमेटी याद रखना किससे रिलेटेड थी आर्मी में इतना। हाँ ये भी याद रखना कि किससे रिलेटेड थी और कब बनी है सवाल। ठीक है, बस यही है आर्मी में, यही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आप देखो, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देखो आप यहाँ से हम देखो 1870 में, आपको पता है 1870 में मेजर चेंजेस आना शुरू हुए। एंड यहाँ पे 1870 लॉर्ड मायो 1870 में थे। एंड इस टाइम पे सेंट्रल एंड प्रोविंशियल जो फाइनेंस था उनको बाइफरकेट किया गया कि सेंटर का फाइनेंस अलग होगा, प्रोविंशियल फाइनेंसेस अलग होंगे। एंड सर्टेन एक्सपेंडिचर वॉज ऑल्सो ट्रांसफर्ड टू प्रोविंसेस। तो ये 1877 में हुआ। तो 70 से स्टार्टिंग हुई, फिर 77 में दिस हैपेंड सब। ठीक है, तो 1870, 1877, फिर 1882 में आप देखेंगे ऑल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू वर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस। तो सारे ही सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो भी थे उनको डिवाइड कर दिए गए सेंटर के बीच में और प्रोविंसेस के बीच में। ठीक है, आफ्टर दैट आपको याद होगा 1882 के टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल? इट वाज लॉर्ड रिपन। सो लॉर्ड रिपन को और क्या कहा जाता है? लॉर्ड रिपन इज़ ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहीं से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की भी शुरुआत होने लगती है। ठीक है, तो इसको आप एक्चुअली यहाँ से देख लो। देखो 1861 से ही एक्चुअली स्टार्टिंग हो गई थी। तो 1861 में ये ब्लू लाइन आप देखोगे जा रही है, जो इसको फॉलो करते चलेंगे तो यहाँ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ इन 1861 में ही, राइट। और यहाँ पे लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन किया गया, लोकल टैक्सेशन अलाउ किया गया कि लोकल लेवल पे भी टैक्सेशन अलाउ किया गया। एनुअल ग्रांट फॉर इम्पीरियल गवर्नमेंट के लिए एनुअल ग्रांट्स देना यहाँ पे स्टार्टिंग हुई। ठीक है, तो ये 1861 में। फिर 1870 में आप देखो ये लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन आता है, जो अभी हमने बात की कि फर्दर 1870 में मायो था क्योंकि, तो अभी हमने क्या बात की थी कि बाइफरकेट कर दिए गए फाइनेंस सेंटर और प्रोविंशियल लेवल पे। देन 1882 में आप देखो रिपन्स रेजोल्यूशन 1882 में आता है। यहाँ पे भी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन फर्दर और बेहतर लेवल पे किया गया और इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकल लेवल पे इन्होंने पावर्स को डीमार्केट करने में काफ़ी हेल्प किया और पावर्स को डिवॉल्व करने में। आई वुड रादर से devolution of powers and devolution of finances happened at this level as well here in 1882. Then comes 1908 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन बना 1908 में। ओके, यहाँ पे गवर्नर जनरल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है 70 में मायो, 82 के टाइम पे रिपन्स, और जो भी मतलब आपको याद रखना है सीक्वेंस में। ठीक है ना, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, मोर पावर टू विलेज पंचायत यहाँ पे दी गई अंडर रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, मोर पावर टू विलेज पंचायत। विड्रॉल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर ऑफ टैक्सेशन, पावर ऑफ टैक्सेशन पे जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको विड्रॉ कर दिया गया। एंड म्यूनिसिपैलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई फॉर प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी वॉज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी एजुकेशन।
दो दे डिड नॉट केम इनटू इफेक्ट। ये कुछ चीज़ें हुई। पावर टू विलेज पंचायत, ऐसा रॉयल कमीशन के अंदर कहा गया कि विलेज पंचायत को हम और ज़्यादा पावर देंगे। पावर ऑफ टैक्सेशन पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा के और फिर लोकल लेवल पे और ज़्यादा टैक्सेशन पावर्स अलाउ करेंगे। देन म्यूनिसिपैलिटी को प्राइमरी एजुकेशन से को डील करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी, बट ये हुआ नहीं एक्चुअली। कमीशन के अंडर रिकमेंडेशन से, बट इट डिड नॉट हैपन। देन 1918 में रेजोल्यूशन आया एक और फिर से 1908 के बाद 10 साल बाद रेजोल्यूशन विच इट रिव्यूड एंटायर क्वेश्चन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगेन, क्योंकि अगस्त डिक्लेरेशन आने वाला था जहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की बात की जाने वाली थी। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने के लिए क्या होगा? फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन एट ईच लेवल। तो उसी के रिगार्डिंग ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो पूरा वो है उसको रिव्यू कर रहे थे। एंड इसके अंदर कहा गया दैट लोकल गवर्नमेंट्स को और ज़्यादा जो है रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए एंड रियल अथॉरिटी जो उस लेवल पे डील कर रही हो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो। देन हमने देखा था 1919 एक्ट के अंदर, राइट, 1919 एक्ट के अंदर कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था और फाइनेंस रिजर्व सब्जेक्ट था। और ये जो डिफ्रेंसिएशन है कि रिजर्व सब्जेक्ट है फाइनेंस जबकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इतना एक्सेसिबल नहीं था फाइनेंस, उसकी वजह से लोकल लेवल पे डेवलपमेंट इतना अच्छे से नहीं हो पाया। ठीक है। देन प्रोविंशियल कंट्रोल फर्दर बढ़ा आपका कब? 1930 में। 1930 में फर्दर जो है प्रोविंशियल कंट्रोल को बढ़ाया गया टू एनहेंस एफिशिएंसी एट लोकल लेवल। ठीक है। और 1935 में हमने देखा था कि प्रोविंशियल जो लेवल पे स्टेट्स थे और दूसरे प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अलाउ कर दी गई कि दे हैव सम ऑटोनमस डिस्क्रिशंस जो वो अपने लेवल पे दे सकते। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक तरीके से वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, दो इट केम इनटू इफेक्ट इन 1937 एंड ऑल्सो डिसकंटिन्यूड इन 1939। ठीक है। तो ये हुआ कहाँ पे? प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई। हमने बताया था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई लेकिन डायर की अबॉलिश हो गई, डायर की सेंटर में आ गई यहाँ पे। ठीक है। और बायकैमरलिज्म 6 आउट ऑफ, ये तो ठीक है 1935 एक्ट है, हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं पिछली बार, तो वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट दिस प्रोविंशियल लेवल वाला फैक्ट। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर आपका प्रोविंशियल लेवल पे जो भी चेंजेस हुए, इवोल्यूशन हुए, वो सब हमने देख लिया। टुडे आई एम यॉर्निंग टू मच। सो ये प्रोविंशियल लेवल पे और लोकल बॉडीज़ पे जो भी चेंज वो सब हुआ वो हमने देख लिया। ठीक है। देन ये हो गया मिलिट्री, जुडिशरी, पुलिस, हाँ ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन इज आई थिंक एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। सी ये पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया था, ये भी हो गया था। सी माई वॉइस इज़ नॉट दैट गुड टुडे सो जस्ट बेयर विद इट। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यस आई थिंक दिस इज समथिंग वी हैव नॉट डन। ओके तो हम यहाँ से देखते हैं। देखो हाँ सिविल सर्विस वाला रह गया ना, तो सिविल सर्विस वाले में देखो आप, हमने देखा था 53 में जो है क्या किया गया था कि हाँ जो एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस थे उनको ओपन करा गया, दैट इज़ इंडियंस कैन ऑल्सो टेक पार्ट, राइट। तो कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज में ओपन कंपटीशन एग्जामिनेशन रखा गया अंडर 1853 एक्ट के अंडर, राइट। ये ट्राई किया गया था 33 में बट हुआ नहीं, 53 में ये प्रोविज़न आया। हालांकि ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी लेट होगा अभी भी। और आप देखते हो इसके तहत क्योंकि ये प्रोविज़न आया तो इसके ही फिर इस
प्रोविज़न के चलते फर्दर इम्प्रूवमेंट्स आएंगे इन आपका सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे 58 में कहा गया, जैसा कि हमने देखा था, कि हम इंक्लूड करेंगे इंडियंस को फ्रीली एंड इम्पार्शली इन सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो रेड से लिखा हुआ है ना, ये आपका सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। 1861 में देखो कहा गया दैट और रिज़र्व की गई, दे रिजर्व सम कोवेनेटेड पोस्ट फॉर इंडियंस। दो यहाँ पे एग्ज़ाम इंग्लिश में हो रहा था और इंग्लैंड में हो रहा था, बट स्टिल दे रिजर्व सम कोवेनेटेड पोस्ट फॉर इंडियंस, ठीक है। 66 में इन्होंने एज जो है, जो मैक्सिमम एज हुआ करती थी टू अप्लाई फॉर सिविल सर्विसेज, अब देखो अभी तो ये मिनिमम एज है 21, बट देखो पहले 1860 के टाइम पे मैक्सिमम एज हुआ करती थी 22। 1860 के टाइम पे मैक्सिमम एज कितनी थी? 22 थी, और ये भी कम होके हुई थी, ठीक है। और फिर फर्दर कम होके मैक्सिमम एज कितनी होगी? सिर्फ 21 की। जो 21 की एज का बस उसको ही हम लेंगे, उससे ज़्यादा वाले को नहीं लेंगे। आज तो मिनिमम एज है, राइट। देखो कितना प्रिविलेज हम कह सकते हैं अपने आप को। तो ये था कब 66 में फर्दर एज रिड्यूस करके 21 कर दी गई। और यही जो है उस टाइम पे कांग्रेस की डिमांड थी, कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की डिमांड थी कि इसको बढ़ाया जाए एज को। तो ये वन ऑफ द डिमांड्स थी, बट इंस्टीट्यूट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कम हो रही थी ना, तो बाद में डिमांड आती है। जो 85 में आपको पता है कांग्रेस आएगी, और उसके बाद वो डिमांड शुरू होती है। तो ये है आपका 1866 में 21 एज। फिर 1886 में एचिसन कमेटी बनाएगी। 1886 देखो 85 में कांग्रेस आई और 86 में एचिसन कमेटी बनी, क्योंकि उन्होंने डिमांड्स रखी। तो एचिसन कमेटी बनी, एज लिमिट यहाँ पे बढ़ा दी गई, 23 कर दी गई। 21 थी ना यहाँ पे 66 में, अभी 23 कर दी। 1893 में आप देखोगे दैट रेजोल्यूशन लाया गया। 1886 में तो एचिसन कमेटी एज इंक्रीज टू 23, एंड 1893 में एक रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें कहा गया कि साइमल्टेनियस एग्जाम होगा। अब तक हमने देखा था इंग्लैंड में हो रहा था, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहा था, बट अब कहा गया साइमल्टेनियस एग्जाम होगा इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। हालांकि ये सिर्फ कहा ही गया, क्योंकि इम्प्लीमेंट ये नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आधी बातें तो सिर्फ हवा में कहते ही थे कि करेंगे, जस्ट टू प्लेकेट द सिटीजन्स एंड द पीपल ऑफ आवर कंट्री। सो ये 93 में रिजोल्यूशन आया था कि यहाँ पे इंडिया इंग्लैंड दोनों जगह एग्जाम्स कराएंगे साइमल्टेनियसली, बट ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ठीक से। आफ्टर दैट एक सेकेंड, ओके, आफ्टर दैट ये 1917 में, 1918 में, अच्छा ये तो हो गया था ना। देन 1919 में मोर इंडियंस को पब्लिक सर्विस में अलाउ किया गया, एंड कहा गया 1/3 रिक्रूटमेंट होगा इंडियंस का इन पब्लिक सर्विस, ठीक है। 1/3 ऑफ द इंडियंस विल बी देयर इन पब्लिक सर्विसेज। तो ये हुआ 1919 में, ठीक है। 1919 के टाइम पे एक्ट भी आया था। अब आपको पता है क्यों ये अलाउ कर रहे हैं? क्योंकि एक्ट्स वो डिमांड्स बढ़ रही हैं और दे वांट टू कीप रूलिंग। तो वो रूल करने के लिए उनको थोड़े देने पड़ते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, जैसे आज हम फ्री भी कहते हैं ना, तो ऐसे कुछ लोगों को खुश करने के लिए वो कुछ ऐसे प्रोविजंस ले आया करते थे। तो देन कम्स नेक्स्ट या तो एक सेकेंड, जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग। हाँ जी, उसके बाद 1924 में ली कमीशन आया। अब आपको पता होना चाहिए ली कमीशन क्या है। इसके ऊपर हमने कोई और एचिसन कमेटी जो बनी थी वो किस रिगार्डिंग बनी थी। तो ये कमेटी, इसका टाइम पीरियड दैट इज़ 86 में बनी थी, किस लिए बनी थी, तो उनका ऑब्जेक्टिव, बस इतना पता होना चाहिए। जैसे कि ये 1924 में बनी ली कमीशन, क्यों बनी, तो इसमें कहा गया दैट, तो ली कमीशन में ये कहा गया कि भाई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो रिक्रूट करेंगे इंडियन सिविल सर्वेंट्स को, एंड दैट इज़ एक तरीके से पहले से भी कर रहे थे और वो अभी भी कंटिन्यू करेंगे रिक्रूट करना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इरिगेशन ब्रांच ऑफ सर्विस ऑफ इंजीनियर्स को भी रिक्रूट करेंगे, एंड इरिगेशन ब्रांच ऑफ सर्विस ऑफ इंजीनियर्स एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को भी रिक्रूट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और उसके अलावा कहा गया कि रिक्रूटमेंट जो होगा ट्रांसपोर्ट फील्ड्स जो हैं उनके लिए जो रिक्रूटमेंट होगा
वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करेंगी। ट्रांसफर बिल के लिए रिक्रूटमेंट कौन करेगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये है ट्रांसफ़र बिल। ट्रांसफ़र बिल क्या थी? जैसे कि एजुकेशन हो गया, सिविल मेडिकल सर्विसेज हो गई, तो ये सब। उसके अलावा कहा गया कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है इंडियन सिविल सर्विसेज में वो 50-50 की पैरिटी के बेसिस पे होगा, दैट इज़ 50% इंडियंस 50% यूरोपियंस, और ये अचीव किया जाएगा इन 15 ईयर्स, ठीक है। और इसके अलावा कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन इमीडिएटली इस्टेब्लिश की जाएगी, जैसा कि कहा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019 के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश करने की बात की थी। हमने देखा था, ये देखो लिखा होगा ना यहाँ पे, आपको चेक करना है ना लास्ट वाली वीडियो में, वैसे मैंने लिखा है, ये देखो, ये पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के अंदर हम बात कर रहे थे, ये रही। और यहाँ पे उसी को 1924 में आली कमीशन, तो उसी के लिए कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन इमीडिएटली इस्टेब्लिश करनी है। देन सो ये ली कमीशन हो गया। ली कमीशन के बाद तो यस, दिस वाज मेजरली द लास्ट रिफॉर्म। इसके अलावा यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में उन्होंने रिकमेंड किया कि इस्टेब्लिश करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर देयर स्फेयर्स। सो 35 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो पहले सेंट्रल लेवल पे और फिर फेडरल एंड प्रोविंशियल। तो ये ली कमीशन के बाद 35 में ये बोला। बट जो पोजीशन होंगी फॉर टू कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी जो होंगी वो ब्रिटिश हैंड्स में ही रहेंगी, एंड इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस जो है वो एक्चुअली इफ़ेक्टिव हुआ नहीं। हमने देखा कि इतना सब उन्होंने किया, लेकिन फिर भी तो एक्चुअल पावर कभी भी इंडियन हैंड्स में आई ही नहीं एक तरीके से देखें। एंड जो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स को इन्वॉल्व भी किया गया, दे वर जस्ट एक्टिंग एज एजेंट्स ऑफ कॉलोनियल रूल एंड नथिंग एल्स। दे वर नॉट सर्विंग एनी ग्रेट पर्पस टू इंडिया और इट्स फ्रीडम और इट्स डेवलपमेंट एज यू नो ऑन दैट लेवल। तो ये आपका सिविल सर्विसेज भी ख़त्म हो गया। अभी आई थिंक दिस इज़ लॉन्ग इनफ वीडियो, 30 मिनट्स का ऑलरेडी हो गया है। हमने काफ़ी मेजर रिफॉर्म्स की बात कर ली, रिवोल्यूशंस की बात कर ली, कैसे क्या इवॉल्व हुआ, ये आप बार बार सुनोगे, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम फर्दर आगे और भी चीज़ें, इसी एक स्लाइड में बहुत कुछ है, मैंने एक ही स्लाइड में सब कुछ कवर किया हुआ है। आपको ऐसे बहुत सारी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2-3 वीडियो सुनो और बार बार देखो, इट विल बी वेरी ईजी टू रिमेंबर एंड मेमोराइज थिंग्स, राइट। थोड़ा सा शायद आपको ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा है, बट 2-3 बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। आई एम लिटरली yawning, so I think let's stop this video here only, and next time hopefully I will come up with a better voice. Just hope for the best. Thank you.